आज क्लर्क की पोस्टें लगभग 1000 से ऊपर खाली पड़ी है और इसी तरह सीनियर असिस्टेंट की पोस्टें खाली पड़ी है, CHDM, JDM, ड्राइंग कैडर, स्टेनो, सभी कैटेगरी की पोस्टें खाली पड़ी है। और हम तो ये डिमांड करें कि बिजली बोर्ड में भर्ती की जाए, लेकिन जिस तरह का ये जो रैशनलाइजेशन के नाम पे, कॉस्ट रिडक्शन के नाम पे पोस्टें को खत्म किया जा रहा है, मुझे लग रहा है उस पे इमीडिएटली रोक लगाने की जरूरत है। आतिश धर्मानी ये कहते हैं कि सुधार कभी बुरा नहीं होता। तो फिर कर्मचारी यूनियन वो कहते हैं जब हमारे साथ बैठते हैं तो उनके विचार कुछ अलग होते हैं, जैसे ही बैठक से बाहर जाते हैं वो विरोध करना शुरू कर देते हैं। कहना चाहेंगे कि अगर 2 साल का अनुभव हमारा यहाँ बिजली बोर्ड का, जो वर्तमान सरकार, आपने देखा होगा कि यहाँ जो हमारे एक्शन हुए हैं या जो लोगों की भीड़ देखी होती है, तो सब कर्मचारी उन मुद्दों के साथ जुड़े होते हैं। तो कहीं न कहीं इन सभी मुद्दों को लेकर के जो चीज़ें चल रही है, उसमें कर्मचारी एकमत है। यूनियन का क्या मानना है कि आउटसोर्स पॉलिसी अभी तक सरकारें कहती तो है, कोई भी सरकार हो, लेकिन आउटसोर्स कर्म के लिए उनके लिए पॉलिसी नहीं बन पाती है, तलवार लटकी रहती है उनकी रोजी रोटी पर। कहीं न कहीं जो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भाग रही है। जो हमारे नए नौजवान हैं उनको नए अपॉर्चुनिटी देने के बजाय उसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है। इसमें हमारी समझ बड़ी क्लियर है कि प्रदेश सरकार को जो ये आउटसोर्स पॉलिसीज़ हैं, इस पे आगे को बंद करना चाहिए और हम कोई भी भर्ती आउटसोर्स पे ना की जाए, ये हमारा कहना है। नमस्कार, टीन्ज भारत देखने आप में हूँ रमेश असिंगटा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हैं कि हिमाचल के विकास की गाथा कर्मचारियों ने लिखी है, लेकिन बिजली बोर्ड ने कर्मचारियों ने विकास की गाथा लिखी। उन पर आज उनके सैंक्शन पोस्ट पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है खत्म होने का। ये सैंक्शन पोस्टें क्यों खत्म की जा रही है, इसके लिए कमेटी गठित कर रखी है युक्तिकरण के नाम पर। आशंका कर्मचारियों को ये है कि उनकी सैंक्शन पोस्ट जो अभी लगभग 15,000 है, लेकिन कर्मचारी अभी 13,800 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। एक समय ऐसा होता था जबकि यहाँ कर्मचारियों की संख्या 46,000 होती थी। कर्मचारियों की संख्या घट गई, लेकिन दूसरी तरफ से उपभोक्ता 6 लाख से 30 लाख तक पहुंच गए। कर्मचारियों पर काम का लगातार बोझ, एसेंशियल सर्विसेज है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कर्मचारी, क्योंकि बड़ा तबका कर्मचारियों का प्रभावित करता है पूरे राज्य की इकोनॉमी को, और दूसरी तरफ से राज्य बिजली बोर्ड, यहाँ की कर्मचारी यूनियन, हमारे साथ महासचिव हीरालाल वर्मा काफ़ी तेज तर्रार है अपने मुद्दों को। पिछले 2 वर्षों में इन्होंने कई तरह के मुद्दे सरकार के साथ प्रमुखता से उठाए, उसका असर भी हुआ, आंदोलन का भी रुख करना पड़ा। लेकिन एक नई तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई है। मैनेजमेंट के लोग, डायरेक्शन ये है कि संडे को भी काम कर रहे हैं। इतनी चुस्ती और इतनी कार्यप्रणाली में सुधार अगर पूरे वर्ष भर आता रहे तो और सुधार आने की आसार है। लेकिन पूरा का पूरा मसला है क्या, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। वर्मा साहब, सबसे पहले तो आपका टिंज भारत में बहुत बहुत स्वागत। मेरा सबको नमस्कार, टीवी भारत के दर्शकों को। युक्तिकरण से ही शुरुआत करते हैं। सरकार ने कमेटी गठित कर रखी है, उस कमेटी में कौन कौन लोग हैं और कब तक? बहुत दिन रात आजकल काम चल रहा है युक्तिकरण के। आपको क्या एप्रीहेंशन है? क्या इससे, सरकार तो ये कहती है कि वहाँ हम सुधार कर रहे हैं, क्या इससे सुधार होगा या कर्मचारियों की संख्या कहीं ना कहीं उसमें कटौती होगी? मुझे लग रहा है जो अभी बिजली बोर्ड में एक युक्ति करने के नाम पे रैशनलाइजेशन या यार्ड स्टिक नॉर्म्स के अमेंड करने के नाम पे कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है और उसके पीछे मंशा हो सकता है मैनेजमेंट की, गवर्नमेंट की, या कि कॉस्ट रिडक्शन की जो बात कर रहे हैं कि बिजली बोर्ड के खर्चे कम करने हैं। इस पे पहले तो हमारा ही कहना है कि भी अगर आप 10 सुपरडेंट की पोस्टें खत्म कर लें, या आप जब पीछे आपने देखा कि कुंजा आपके इंजीनियर STO की पोस्टें खत्म की, मुझे नहीं लग रहा है इससे कोई कॉस्ट रिडक्शन होगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो कर्मचारी हो तो ए लोकेशन से आपको बी लोकेशन में डाल पाएंगे, लेकिन खर्चे तो आपके वही रहेंगे। तो जो युक्तिकरण रैशनलाइजेशन है उसके पीछे एक मंशा जो अभी जैसे मैंने बताया कि पोस्ट रिडक्शन का है। इस पे हमारा कहना ये है कि आज बिजली बोर्ड में 13,000 कर्मचारी रह गए हैं और लगभग 25,000 पोस्ट है जो सैंक्शन पोस्टें हैं। और एक टाइम 1988 के दौरान होता था जब 43,000 बिजली बोर्ड में कर्मचारी हुआ करते थे। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट उस टाइम अचीव किया और आज वो 43 से 13 रह गए। और जबकि कंज्यूमर जो उस टाइम 1988 में 6 लाख थे और वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा भी आपका कम था, आज ढांचे में कई गुना वृद्धि हुई, कंज्यूमर आपके 30 लाख पहुंचे। और ऐसे में अब जब हम लगातार, मैं यूनियन में 2007 में आया था और 2007 के बाद हम लगातार मांग कर रहे हैं बिजली बोर्ड में भर्ती की जाए,
और हमने देखा कि जो पीछे जो भर्तियां हुई है, जो प्रोपोर्शनेट हमारा जो एक टर्नओवर था कर्मचारियों का रिटायरमेंट का था, उस प्रोपोर्शनेट कम हुई। अगर आपके कर्मचारी 1200 रिटायर हो रहे थे, औसतन 300-400 की साल में भर्तियां हुई, उससे क्या होगा, हम 7 से अब तक 32,000 से 13,000 में आ गए। तो हम लगातार उसके बाद डिमांड कर रहे हैं 2007 के बाद बिजली बोर्ड में भर्ती की जाए। लेकिन आज ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जो जिस तरह का अभी आपने बताया कि एक बिजली बोर्ड में युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन, या हम कह सकते हैं स्टाफ रिडक्शन के नाम पे जो कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है, और अनफॉर्चुनेट है, और यूनियन उसका विरोध कर रही है। हम आज की डेट में भी यही कहना चाहेंगे कि आज तो आपकी शॉर्टेज ही बड़ी भारी है। आज तो आपका, हम एक बोल रहे हैं, जहाँ आपकी इलेक्ट्रिक सेक्शन है, जहाँ आपका पहले कर्मचारी इलेक्ट्रिकल सेक्शन में 21-22 होता था, वहाँ सेक्शन वहाँ 3-4 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। वैसे ही दफ्तरों में जहाँ आपके 10 लोग होते थे, वहाँ 2-4 लोग काम कर रहे हैं। आज क्लर्क की पोस्टें लगभग 1000 से ऊपर खाली पड़ी है, और इसी तरह सीनियर असिस्टेंट की पोस्टें खाली पड़ी है। CHDM एंड JDM, ड्राइंग कैडर, स्टेनो, सभी कैटेगरी की पोस्टें खाली पड़ी है। और हम तो ये डिमांड करें कि बिजली बोर्ड में भर्ती की जाए, लेकिन जिस तरह का ये जो रैशनलाइजेशन के नाम पे, कॉस्ट रिडक्शन के नाम पे पोस्टें को खत्म किया जा रहा है, इससे हमारा कहना है कि कर्मचारी तो प्रभावित हो गए ही होंगे, उनके प्रमोशन भी प्रभावित होंगे, है ना, या उनके ऊपर वर्क प्रेशर आएगा अगर कम पोस्ट आप रखेंगे। लेकिन साथ ही हम कह सकते हैं जो प्रदेश की जनता को जो हम सर्विसेज दे हाँ, रहे ये हैं, वो आपसे भी कहीं ना समझना कहीं चाहते प्रभावित हैं, होगी। क्योंकि कई बार ये सवाल आता है कि कर्मचारी अ, एक बड़ा बजट का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और रिटायरी जो है उनके पेंशन पर खर्च होता है, विकास के लिए पैसा कम बचता है, और कर्मचारियों की संख्या हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा। एक ऐसी सोच विकसित भी होती है, खासतौर पर एक वर्ग ऐसा है जो खुद कर्मचारी नहीं है, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि कर्मचारी के लिए सारी सुख सुविधाएं। लेकिन अगर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है तो गलत आपको कहाँ लगता है, कहाँ सुधार करने की असल में ज़रूरत है? और जो उपभोक्ता आपने कहा 30 लाख उपभोक्ता हिमाचल प्रदेश में, अगर कर्मचारियों की संख्या कम होती है तो उनकी सेवाएं कैसे प्रभावित होगी? इसमें 2 प्रश्न हैं। एक तो जैसे हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉइज़ कॉस्ट स्टेट में कंपोनेंट बढ़ा है, स्टेट में जो बात कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर आप आंकड़े देखें स्टेट के भी आंकड़े में, पहले आपके कभी 4-5 लाख कर्मचारी हुआ करते थे, है ना? आज वो कर्मचारी घट करके 280 के करीब में पूरे ही रह गए हैं, जो पूरे स्टेट में आपके पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मिला करके। हम ये कहना चाहेंगे, वो ठीक है कि जो एम्प्लॉइज़ कॉस्ट इंडेक्स के हिसाब से जो कर्मचारियों के वेतन बढ़े हैं या DA बढ़ा है, उससे उनकी सैलरी बढ़ी है। लेकिन प्रोपोर्शनेटली जो गवर्नमेंट का जो बजट, जो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था, क्योंकि जो रेवेन्यू बढ़ा है उस स्पीड से नहीं बढ़ा। तो इस करके जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू वहाँ स्टैटिक रहा, और नो डाउट कि कर्मचारियों की जो आपके DA या इंडेक्स करके उनके वेतन बढ़े हैं। तो इसमें हम यही कहेंगे, अगर आपका गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, अगर वो बजट बढ़ा होता तो प्रोपोर्शनेटली एम्प्लॉइज कॉस्ट कम है। तो हमारा तो सीधा-सीधा कहना है, जो भी सरकारें स्टेट में रही है, हो सकता है यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन रही हो, जिस करके यहाँ रेवेन्यू सोर्सेज आप जनरेट नहीं कर पाए। लेकिन इसके लिए कर्मचारी दोषी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए, कर्मचारी आपके जो 1988 या 90 के दौर में थे, आज घट करके आपके 2,88,000 के करीब रह गए हैं। दूसरा पहलू जो आप बोल रहे हैं, जो बिजली बोर्ड में, जैसे हम अगर बिजली बोर्ड प्रदेश की जनता को बेहतर सेवा दे रही है। आज हम ये भी कहना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा बिजली बोर्ड है जो एक सबसे बेहतर सेवाएँ दे रहा है। और टैरिफ भी देखें, टैरिफ की दृष्टि से आप महाराष्ट्र में जाएँगे, महाराष्ट्र में आपका डोमेस्टिक का टैरिफ 12-13 रुपए है पर यूनिट के हिसाब से, और कमर्शियल और इंडस्ट्री का 18-19 पर यूनिट के हिसाब से। जबकि हिमाचल प्रदेश में आपका वो टैरिफ ही बड़ा कम है, और इसके बावजूद भी बेहतर सेवा, शॉर्टर स्टाफ करके बेहतर सेवा दे रहे हैं। पर हम ये कहना चाहेंगे, अगर आप स्टाफ को और नीचे करेंगे, तो कहीं न कहीं क्या होगा, जो कंज्यूमर्स को आज हम सर्विस दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं डेफिनिटली प्रभावित होगी। जो बिजली बोर्ड में आज की डेट में 8-9 हज़ार पोस्टें खाली है, उनको भरने की ज़रूरत है, ताकि प्रदेश की जनता को बेहतर सेवा दी जा सके। मंत्री राजेश धर्मानी ये कहते हैं कि सुधार कभी बुरा नहीं होता, तो फिर कर्मचारी यूनियन वो कहते हैं जब हमारे साथ बैठते हैं तो उनके विचार कुछ अलग होते हैं, जैसे ही बैठक से बाहर जाते हैं वो विरोध करना शुरू कर देते हैं। ऐसा हमने देखा, क्योंकि हमने सरकारें या जो भी माननीय मंत्री जी हैं, जहाँ लोग जाते हैं, मैं अपने काम को लेकर के, जैसे मैं अपना उदाहरण दूँ, कोई काम को लेकर के जाता हूँ, वो अपने ट्रांसफ़र को लेकर के जाता है, और ऑब्वियसली उसकी प्रायोरिटी ट्रांसफ़र होती है। उस टाइम कोई मंत्री महोदय या कोई सरकार में पूछे जी क्या है, वो तो बेचारा हाँ ही करेगा। हाँ इसलिए करेगा कि उसका प्रायोरिटी इशू ट्रांसफ़र है, और वो अपने आप में बाकी इशू से वो अपडेट नहीं होता है। तो उसको मतलब ये नहीं माना जा सकता कि कर्मचारियों का ओपिनियन डिफरेंट है। आपने देखा होगा कि यहाँ जो हमारे एक्शन हुए हैं, या जो लोगों की भीड़ देखी होती है, तो सब कर्मचारी उन मुद्दों के साथ जुड़े होते हैं। तो कहीं न कहीं इन सभी मुद्दों को लेकर के जो इस चीज़ें चल रही हैं, उसमें कर्मचारी एक मत है। और ठीक है, इंडिविजुअल ने कुछ चीज़ें कही होगी, पर एक हम इसमें ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर 2 साल का अनुभव हमारा यहाँ बिजली बोर्ड का जो वर्तमान सरकार का है, तो हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट की मंशा कुछ गलत हो सकती है। हो सकता है गवर्नमेंट की मंशा ठीक है, और बिजली बोर्ड को जो डेट ट्रैप में है, जो इसकी वित्तीय स्थिति है, जो बाकी है, इसमें कुछ सुधार लाना चाहती है। पर कहीं न कहीं एक जो दिशा है,
जो बिजली बोर्ड को एक दिशा मिलनी चाहिए थी, वो दिशा नहीं मिली। साल में देखें, 2 साल में भी हमें नहीं लग रहा कोई हम फ्रूटफुल रिजल्ट आए हैं। पहले बिजली बोर्ड को अनबंडलिंग की बात की गई, ट्रांसमिशन को अलग करो, प्रोजेक्ट को अलग करो, अब रेशनलाइजेशन के नाम पे पोस्ट कम की जा रही है। आज मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा, आज अगर आप 50-100 पोस्ट एबलिश भी कर दें, तो आपका 1 करोड़ का महीने का खर्चा कम हो जाएगा 100 पोस्ट एबलिश करने से। लेट अस हमने 1 करोड़ माना और 12 करोड़ साल का होगा। लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें कि जो प्रोजेक्ट बिजली बोर्ड को मिले थे, जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए बिजली बोर्ड मिले थे और लगभग वो 2023 में आपका काम उसमें शुरू हो गया था और सरकार की जो नीतियाँ रही हैं, उस करके प्रोजेक्ट टॉस होते रहे, पीसीएल को चले गए, फिर बिजली बोर्ड को वापस आए, अब दोबारा और रिव्यू में या जो भी अब बिजली बोर्ड उसको करने जा रहा है। अगर उन प्रोजेक्टों को आप 2 साल जब वो बिजली बोर्ड को दिए उस टाइम उस पे काम करते तो आज वो प्रोजेक्ट शायद लास्ट स्टेज पे होते और वो 2 साल के बाद एग्जीक्यूशन में भी आते या कमीशनिंग में आते, उससे बिजली बोर्ड को रेवेन्यू बनता। मुझे लग रहा है कि हम जो छोटी-छोटी चीज़ों को देख रहे हैं कि नहीं यार इस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट को खत्म कर लें या एक्शन चीफ की पोस्ट को खत्म कर लें, इससे हम कुछ कमाएँगे। मुझे लग रहा है उस दृष्टिकोण से बिजली बोर्ड को देखेंगे फिर तो आप कुछ बिजली नहीं कमा बोर्ड पाएँगे। को घाटे से उबारने के लिए आपकी यूनियन का क्या व्यू पॉइंट है? कैसे क्या सुझाव है? कैसे इसको घाटे से उबारा जा सकता है? एक तो पावर सेक्टर का सबसे बड़ा कहना ये चाहेंगे कि टैरिफ ही रहा है क्योंकि बिजली बोर्ड का रेवेन्यू सारा टैरिफ पे डिपेंड करता है और पहले तो यही है कि जो बिजली बोर्ड के खर्चे हैं वो टैरिफ में पास थ्रू हो ताकि बिजली बोर्ड के आज आप देखेंगे कि हमारा टैरिफ में भी थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है और बिजली बोर्ड सब्सिडी रोल बैक नहीं हो पा रही गवर्नमेंट से। उससे कहीं ना कहीं जो फील्ड में मीटर हैं सारी चीज़ें हैं जो सर्विस मटेरियल हम दे रहे हैं वो आपका नहीं मिल पा रहा है। आज अगर बिजली बोर्ड को आपको सही दिशा देनी है जो वित्तीय स्थिति को सुधारना है, उसमें पहला काम तो यही होगा कि भी आपका टैरिफ जो बिजली बोर्ड रिक्वायरमेंट देता है टैरिफ उस हिसाब से हो। दूसरा जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है रोल बैक, जो रेगुलेटर का ऑर्डर भी है कि सब्सिडी को एडवांस में क्वार्टर के एडवांस में बिजली बोर्ड को दिया जाए तो एडवांस में मिले। और तीसरी बात यह है जो हमारा रिलाइजेशन है जैसे इंडस्ट्री का आउटस्टैंडिंग रहता है या गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है जैसे आपका आईपीएच है या दूसरे डिपार्टमेंट है उससे जो हमारा बिलिंग का रेवेन्यू है वो बड़ा लेट आता है। तो 3 चीज़ें जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि तीनों चीज़ें ठीक हो जाएगी तो बिजली बोर्ड, मुझे नहीं लग रहा कि आज की डेट में बिजली बोर्ड जो एक छोटा-मोटा कहीं ये वित्तीय संकट है, इससे बाहर निकल जाएगा। तो कांग्रेस ने तो विपक्ष में रहते हुए वादा किया था, गारंटी दी थी 300 यूनिट बिजली निशुल्क देंगे। पूर्व सरकार ने 125 दी। अगर 300 देती है, ये वादा अगर पूरा होता है, तो फिर कितना आर्थिक बोझ बिजली बोर्ड पर आएगा? हाँ, मैं जैसे बोल रहा था कि भी 125 पिछली गवर्नमेंट ने की, इस गवर्नमेंट ने 300 देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन हमने जैसे ही गवर्नमेंट आई, हमने तो हालांकि इलेक्शन के दौरान भी इनके मैनिफेस्टो का विरोध किया था कि 300 यूनिट बिजली बोर्ड नहीं बियर कर पाएगा। स्टेट गवर्नमेंट की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो रोल बैक कर पाएगा। तो हमने आते ही उसका विरोध किया कि 300 यूनिट बिजली बोर्ड बियर नहीं कर पाएगा क्योंकि या तो वो ठीक है गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, वो 300 नहीं 500 दे, लेकिन गवर्नमेंट की वित्तीय स्थिति इस तरह की नहीं है जो बिजली बोर्ड भी आज फेस कर रहा है कि जो जो सब्सिडी है उस समय पे वापस नहीं आ रही है, बिजली बोर्ड को नहीं मिल पा रही है, जिससे बिजली बोर्ड को मार्केट से फंड्स उठाने पड़ते हैं और वर्किंग कैपिटल का क्राइसिस रहता है और इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो आज की डेट में जो गवर्नमेंट ने 300 उस पे तो हम नहीं कहना चाहेंगे, हम तो यही कहना चाहेंगे गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है 300 कंटिन्यू करें, लेकिन हमारी डिमांड तो यही है कि जो रोल बैक सब्सिडी हो टाइमली मिले, लेकिन मेन नहीं मिल रही है। इस करके जो पिछला 2-3 साल का हमारा अनुभव है, उस पे हम ये कहना चाहेंगे जो फ्री सब्सिडी है, खास करके उन लोगों को तो मिलनी चाहिए जो लोग जिनको ज़रूरत है, जो बीपीएल के लोग हैं या जो नीडी लोग हैं। लेकिन जैसे मैं हूँ, मैं पेइंग कैपेसिटी है, मैं बिल पे कर सकता हूँ, पर मैं उसका हकदार नहीं हूँ। इस तरह से मैं कहना चाहूँगा जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने अभी फैसला लिया है कि सब्सिडी को वॉलंटरी सरेंडर करे, तो मुझे लग रहा है अगर इस संस्थान को बचाना है, तो उसकी ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये संस्थान नहीं टिकेगा क्योंकि गवर्नमेंट का संकट रहेगा, वित्तीय संकट रहेगा, इस साल भी है, आगे भी रहेगा। रोल बैक नहीं होगा तो बिजली बोर्ड कहीं न कहीं लिक्विडिटी ऊपर जाएगा और धीरे-धीरे निजीकरण की अगर तरफ वित्तीय जाएगा। संकट ये गहराता है और तो आपकी ओपीएस का क्या होगा? ओपीएस की लड़ाई लड़ी, लेकिन अभी तक बिजली बोर्ड को आपके लोगों ने काफ़ी लड़ाई उसकी लड़ी, लेकिन 1,36,000 लोगों को मिल गई और कर्मचारी को, लेकिन बिजली बोर्ड अभी भी इससे वंचित है यहाँ के कर्मचारी। ओपीएस पे तो गवर्नमेंट, हम तो यही कहना चाहेंगे कि शायद कहीं गवर्नमेंट ने ही ओपीएस को रोका है और अदरवाइज तो क्या होगा जब आप सीसीएच पेंशन 1972 है उसमें आपके संशोधन हुए हैं तो कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड में वो लागू हो जाने चाहिए थे क्योंकि जिस रूल को आप फॉलो कर रहे हैं उसमें जितने के संशोधन होते बिजली बोर्ड में लागू हुए वो भी होना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्यों होल्ड पे रखा है, हमें इस पे यही लग रहा है कि इस टाइम इसको गवर्नमेंट ने होल्ड पे रखा है। और इस पे जो वित्तीय संकट की बात आप कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें कोई वित्तीय संकट बिजली बोर्ड के ऊपर अतिरिक्त बर्डन आएगा। इसमें अभी जो
जो बिजली बोर्ड में लगभग इसमें 6,000 लोग हैं जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, जो ओपीएस में आने हैं, जो एनपीएस से गवर्न किए जा रहे हैं। अगर आज बिजली बोर्ड में ओपीएस लागू कर दिया जाता है, लगभग 125 और 130 लोग इसमें जिनको बेनिफिट मिलना है। अगर हम अभी 48 करोड़ जो शेयर है, एम्प्लॉयर शेयर है जो बिजली बोर्ड की ओर से जा रहा है, जो एनएसडीएल को जा रहा है, अगर ओपीएस लागू कर दी जाती है तो उसकी इम्प्लीकेशन मात्र जो 8-9 करोड़ की है। तो फिर भी हमारे पास 35-36 करोड़ जो है बिजली बोर्ड के पास बच जाता है। ऐसा अगर आज की डेट में बिजली बोर्ड को ओपीएस लागू करनी है तो मुझे नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट को कोई फाइनेंशियल बर्डन, अतिरिक्त बर्डन उठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो 48 करोड़ दे रहे हैं इसकी इम्प्लीकेशन मात्र 9 करोड़ है, फिर भी 36-37 करोड़ बिजली बोर्ड के पास बच जाएगा। एक अंतिम सवाल है, अभी शीतकालीन सत्र हुआ था तपोवन में, वहाँ कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़ा एक विधेयक पारित होता है। इसका अलग-अलग वर्गों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन खुलकर कोई सामने नहीं आया। आपका क्या उसमें स्टैंड क्या है? क्या किस तरीके से उससे कर्मचारियों के, खासतौर पर जो कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी है, उनकी किस तरीके से उनके आर्थिक हित उससे प्रभावित होंगे? जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का रेगुलेशन गवर्नमेंट ने लाया है, हम हमारी यूनियन, इवन जो हमारा एक बड़ा ब्रॉड फोरम भी है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम एक बात उसमें कहना चाहेंगे, एक तो बात ये है कि कोई भी अगर आप लेजिस्लेशन बनाते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो लीगली भी बहुत सारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है जिससे किसी भी आपको रेट्रो से उसको नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, जिन कर्मचारियों को जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का आपने बेनिफिट दिया है वो कोर्ट के कहने पे दिया और बहुत सारे लोगों को एरियर भी मिल गया है, तो आज की डेट में आप बोलें कि भी वो रेट्रो से आप उसको अमेंड करके उनके एरियर को वापस मांगे, तो इस करके हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे, हो सकता है इसमें थोड़ी सी आप क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स है कुछ कुछ पदों पे, जहाँ जो प्रमोशनल पोस्ट हैं, जहाँ आपकी डायरेक्टर रिक्रूट भी है, नीचे से भी आया है, तो उसके लिए पहले भी स्टेट में एक प्रोविज़न रहा है कि ऐसे जहाँ जजमेंट आती है उसमें एक शैडो कैडर और पर्सनल पोस्ट करके उसको रिहर्सल की जा सकती है। इस करके टेक्निकली उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, अगर गवर्नमेंट, अभी तो चलो गवर्नमेंट में ही अभी विचाराधीन है, विधानसभा को वापस आया है या विधानसभा अध्यक्ष की अप्रूवल के लिए, उसके लिए उसके बाद माननीय गवर्नर के पास जाएगा असेंट के लिए। तो लेकिन हम कहना चाहेंगे अभी भी गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है इस पर रिव्यू किया जाए, और जो लेजिस्लेशन है, क्योंकि लीगली सस्टेनेबल नहीं है, और वैसे भी जो हमारा कर्मचारी है, जो कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी 3 के बाद जिसकी अपॉइंटमेंट हुई है, उसके हित में नहीं है। इस करके से रिव्यू किया जाए, इसको वापस लिया जाए। उसको वापस लिया। अब अंतिम सवाल है, आउटसोर्स कर्मचारी पूरे प्रदेश में उनकी रोजी रोटी कई बार उनके खतरे में रहती है। एक जैसे ही एजेंसी कोई बदल जाती है तो उनकी या तो छटनी कर देते हैं, चाहे वो आईजीएमसी का मसला हो। आपका बिजली बोर्ड में पिछले दिनों काफ़ी छटनी हुई है। इस पर आपका यूनियन का क्या मानना है कि आउटसोर्स पॉलिसी अभी तक सरकारें कहती तो है, कोई भी सरकार हो, लेकिन आउटसोर्स कर्म के लिए उनके लिए पॉलिसी नहीं बन पाती है। उनकी सेवा शर्तें भी बेहतर, कमोबेश वो वैसी ही रहती है, बेहतर नहीं हो पाती, और तलवार लटकी रहती है उनकी रोजी रोटी पर। एक चीज़ आप देखें, मुझे लग रहा है सरकारें जो है, वो चाहे केंद्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हैं, वो कहीं न कहीं जो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भाग रही है। केंद्र सरकार ने जैसे आपका अग्निवीर किया, यहाँ स्टेट में 2007-8 में आउटसोर्स की पॉलिसीज़ आई, वो एक उसी का हिस्सा है। क्यों अब आज हमारी स्टेट में देखिए, स्टेट में क्या पूरे हिंदुस्तान में आपको बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। आज जो गवर्नमेंट है कि वो बेरोज़गार जो हमारे नए नौजवान हैं उनको नए अपॉर्चुनिटी देने के बजाय उसका भरपूर फ़ायदा उठा रही है। जैसे आप आउटसोर्स का देखें कि अगर आप उन पोस्ट पे रेगुलर भर्ती करते हैं, आज उन्हीं उन्हीं के बराबर वो बेचारे आउटसोर्स के कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो सामाजिक सुरक्षा है उसमें सामाजिक सुरक्षा कोई नहीं है। आज जो हमारा बिजली बोर्ड में जो आउटसोर्स का कर्मचारी काम कर रहा है, आपने पीछे देखा होगा 91 जो हमारे ड्राइवर उनको निकाल दिया गया है। तो ऐसा हमें लग रहा है, जो कई सालों से बेचारे 12-13 सालों से आउटसोर्स के कर्मचारी जहाँ-जहाँ महकमे में काम कर रहे हैं, उनमें एक संशय का माहौल बना है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज जो ये शोषण है, ये उसी जो आउटसोर्स का कर्मचारी काम कर रहा है उसका ही नहीं है, लेकिन उसके साथ-साथ जो उसका परिवार, बच्चे हैं, उनका भी है। क्योंकि उस छोटे से, क्योंकि उसका कोई करियर नहीं है, ना उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस आप प्रॉपर दे पा रहे हैं, उस बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन या हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे पा रहा है, तो कहीं न कहीं वो जो देश का भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ है। इसमें हमारी समझ बड़ी क्लियर है कि प्रदेश सरकार को जो ये आउटसोर्स पॉलिसीज़ हैं, इस पे आगे को बंद करना चाहिए, और हम कोई भी भर्ती आउटसोर्स पे ना की जाए, ये हमारा कहना है। और आगे जो पॉलिसीज़ रेगुलर रिक्रूटमेंट की रही है उस पे भर्तियाँ हो। लेकिन जो जितना कर आउटसोर्स का कर्मचारी बिजली बिजली बोर्ड में या स्टेट गवर्नमेंट में जहाँ-जहाँ कहीं काम कर रहे हैं, उसके लिए एक स्थायी नीति हो, ताकि वो 12-13 साल से जो काम कर रहा है, उसका जो आगे वाला समय जो बचा है, 58 या 60 साल का जो भी आपका रिटायरमेंट तक का पीरियड है, वो सही से निकले, ताकि वो जो उसने उम्मीदें लगाई उस महकमे से, वो पूरी हो। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये यूनियन के
नेता इनका ये साफ दृष्टिकोण था कि युक्तिकरण के नाम पे अगर कर्मचारियों के सैंक्शन पोस्टों को खत्म किया जाता है तो ये कतई मंजूर नहीं होगा, चाहे इसके लिए उनको क्यों ना आंदोलन का रुख करना पड़े। टिंज भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार।